नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप पीएचडी पीएचडी जैसी प्रवक्ता के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा विज्ञान से वर्णमाला से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप जानते हैं कि भाषा की जो प्राथमिक मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। और इन्हीं ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है वह वर्ण कहलाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित ध्वनि के निम्नलिखित रूप या लिप्यांतरण को क्या कहा जाता है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। क्रम संख्या 2 का सही उत्तर आपने वर्ण सेलेक्ट किया तो बी विकल्प सही जवाब है। क्रम संख्या 3 तीसरा प्रश्न है कि वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को क्या संज्ञा दी जाती है? वर्णों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है वह कहलाता है वर्णमाला। बी विकल्प बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं क्रम संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपका है ऐसे वर्ण जो उच्चारण से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण जो उच्चारण से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं वे क्या कहलाते हैं? और चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने स्वर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। क्रम संख्या 5 पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों का मेल पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि री जो है यह र और ई मिल करके री बनती है। यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका है कि हिंदी वर्णमाला में आ ध्वनि को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये जो आ है यह आगत स्वर के रूप में रखा गया है। विकल्प बी सही जवाब। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कामता प्रसाद गुरु ने 43 मानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 आठवां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है? हिंदी वर्णमाला में प्रचलित कुल वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है और आठवें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प डी को चुन लिया है। राइट आंसर है 52 ध्वनियां। अध्ययन और संरचना की दृष्टि से वर्णों के मुख्य कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब तो दो भेद स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 10वां प्रश्न है कि हिंदी में हरस्व यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 10वें प्रश्न का सही जवाब मूल स्वरों की संख्या आपने 4 सेलेक्ट की तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से हरस्व स्वरों का समूह कौन सा है? तो अ ई उ ए विकल्प ए राइट आंसर। क्रम संख्या 12 है कि संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से किसके मेल से निर्मित होते हैं? तो दो समान स्वरों के मेल से विकल्प ए राइट आंसर।
12वें प्रश्न का क्षमा करें। मूल स्वरों के परस्पर मेल से विकल्प बी सही जवाब बनेगा इसका। जैसे अ और इसके योग से बनता है ए। अ और ए के योग से बनता है अ। तो मूल स्वरों के जो है परस्पर असमान मेल से तेरहवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा ध्वनियां कितनी है? तो दो, अं और अ। अंग को आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने क्या नाम दिया है? 14वें प्रश्न का सही जवाब अयोगवा। अयोगवा, जो योग न होने पर भी साथ वहन करें अयोगवा कहलाते हैं। अंग और अ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है कि अनुस्वार की ध्वनि निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो अनुस्वार की शुद्ध ध्वनि नासिक ध्वनि है, विकल्प सी। और विसर्ग की ध्वनि का उच्चारण किस रूप में होता है? 16वें प्रश्न का सही जवाब अको विसर्जनिया कंठ, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि उच्चारण में एक मात्रा का समय लेने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? इन्हें एक मात्रिक स्वर या हरस स्वर कहते हैं, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विमात्रिक स्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, विकल्प बी सही जवाब। प्लुत स्वर के उच्चारण काल के आधार पर क्या कहा जाता है? इन्हें बहुमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट, द्विगुणित और द्विस्पृष्ट ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो 20वें प्रश्न का सही जवाब दो। दो ध्वनियां आती हैं। अगला प्रश्न, ड़ और ढ़ उच्छिष्ट व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां उच्छिष्ट या द्विगुणित की श्रेणी में आती हैं? तो विकल्प बी प्रश्न कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षरों नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पंचम वर्ग जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग, इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके अंतर्गत 25। तो इसमें अंतिम वर्ण जो होता है न, य और अड़, न और न, यूं, ये 5 होते हैं, विकल्प की सही जगह। आगे, हिंदी के 5 वर्गों क, च, ट, त, प वर्ग सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? इन्हें पंचम वर्ग कहा जाता है, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो क्षेत्र, ज्ञा और स्र, 4 यहाँ से दिखाई दे रही हैं, तो विकल्प ई राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि य र ल व को व्याकरण में किस नाम से अभिहित किया जाता है? य र ल व अनछत व्यंजन में विकल्प डी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। छब्बीसवां प्रश्न है श ख श ह ध्वनिया किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? उष्ण व्यंजन विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताईसवां प्रश्न है हिंदी व्यंजनों में अर्ध स्वर की संज्ञा किन वर्णों को दी? विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि को लोक नागरी की संज्ञा किस मनीषी या विद्वान ने प्रदान की थी? और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि देवनागरी के प्रचार को एक राष्ट्रीय आंदोलन किसने कहा था? और 29वें प्रश्न का सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। बी विकल्प राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा नागरी लिपि के प्रचार प्रसार की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? तो नागरी प्रचारणी सभा का विकल्प है। आगे नागरी लिपि का उद्भव ऐतिहासिक डेट से किस शताब्दी में माना जाता है? और 31वें प्रश्न का सही जवाब 8वीं 9वीं सदी विकल्प थी राइट आंसर। क्रम संख्या 32 है कि हिंदी भारतीय वाङ्मय में लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? और 32वें प्रश्न का सही जवाब अष्टाध्यायी में भी विकल्प राइट आंसर। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी की बार रिपीट होने वाला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि पंचम अक्षर पंचवर्ग क से म तक व्यंजनों के वायु प्रवाह के आधार पर इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्रम संख्या 34 का सही जवाब आपने स्फोटक ध्वनि या स्पर्श व्यंजन विकल्प भी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्रम संख्या 35वां प्रश्न है कि वे स्वर जो समान स्थान समान अभ्यांतर प्रश्न से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? 35वें प्रश्न का सही जवाब सवर्ण कहा आपने डी विकल्प। आगे मानव मुख विवर में प्रमुख ध्वनि अंशों अवयवों की संख्या कितनी मानी गई है? और 36वें प्रश्न का सही जवाब 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने फेफड़ा ग्रसनी जीवा तालु दंत और विकल्प रहेगा। आगे हिंदी लेखन प्रणाली में हल इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मूल व्यंजनों को स्वर से रहित प्रदर्शित करने के लिए विकल्प सी रहेगा। आगे आंचलिक या त्रुटिपूर्ण भाषाई प्रभाव के कारण श का प्रयोग किसके साथ मिलकर किया जाता है? और 38वें प्रश्न का सही जवाब आपने श और ख के साथ विकल्प डी सही है। जैसे खटकोण पढ़ते हैं षटकोण को और इस श को श का उच्चारण भी लोग कर देते हैं। ग्रामीण या अशुद्ध उच्चारण में य का प्रयोग त्रुटिपूर्ण किस ढंग से किया जाता है? तो जमुना यमुना जैसे डी जैसे यमुना यमुना को बहुत लोग जमुना कहते हैं। आगे री को छोड़कर अंग अ के साथ सभी स्वरों को परस्पर मिलाकर 12 अक्षरी पद्धति क्या कहलाती है? तो वह 12 खड़ी कहलाती है विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तल बिंदु या नुक्ता या हरफ किस भाषा समूह की विशेषता रही है? 41वें प्रश्न का सही जवाब अरबी फारसी डी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि जीवा के उत्पत्ति भाग के आधार पर ई ई ए ए, ओ किस प्रकार का स्वर माना जाता है? 42वें प्रश्न का सही जवाब अग्रस्वर विकल्प डी राइट आंसर। आगे, हिंदी वर्णमाला का कौन सा स्वर मध्य स्वर की श्रेणी में अकेला आता है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ओ। अगला प्रश्न है कि आ उ ऊ ओ आ स्वरों का उच्चारण जीवा के किस भाग के सक्रिय होने से होता है? 44वें प्रश्न का सही उत्तर आपने फर्स्ट भाग सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्चारण में जीवा के बेलन की तरह लुढ़कने के कारण अथवा व्यंजन को क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन विकल्प बी राइट आंसर। जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा जीवा के बगल यानी पार्श्व से निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यह पार्श्विक होता है विकल्प। अगला प्रश्न है कि देवनागरी में री वर्ण मूलतः किन ध्वनि घटकों के योग से निर्मित माना गया है? क्रम संख्या 47 का सही जवाब विकल्प जी। अगला प्रश्न है कि होश की स्थिति या गोलाई के आधार पर किस स्वर को उदासीन माना गया है? तो विकल्प सी ओ। अगला प्रश्न है कि मुख विवर खुलने के आधार पर विवृत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो विकल्प सी आ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह समृद्ध स्वर कहलाता है? तो विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा ई। मुख विवर इसमें लगभग बंद सा रहता है। अगला प्रश्न है कि मुख विवर के आधा बंद रहने की स्थिति में उच्चरित होने वाले अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? क्रम संख्या 51 का सही जवाब विकल्प बी ए ओ। अगला प्रश्न है कि ए और स्वरों के मुख विवर के खुलने की स्थिति के आधार पर क्या कहा जाता है? क्रम संख्या 52 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने अर्ध बोधित तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओष्ठों के गोलाकार होने के आधार पर ओ ओ ओ आ स्वर क्या कहलाते हैं? क्रम संख्या 53 का सही जवाब वृत्तमुखी विकल्प बी राइट आंसर। आगे, आ ई ऐ स्वरों को ओष्ठों की आकृति के आधार पर किस वर्ग में रखा जाता है? क्रम संख्या 54 का सही जवाब अवृत्तमुखी विकल्प की। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ह ध्वनि को विशिष्ट उच्चारण स्थिति के कारण क्या कहा जाता है? काकल्य या स्वर यंत्री ध्वनि विकल्प जी। अगला प्रश्न है कि श ख श ह को घर्षण के साथ वायु निष्कासन के कारण क्या कहा जाता है? स्तंभ संख्या 56 का सही जवाब विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के तद्भव रूपों में प्रायः किस विशिष्ट स्वर ध्वनि का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? क्रम संख्या 57 का सही जवाब विकल्प की अनुनासिक चयन। और अगला प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्र में मात्रा से क्या अभिप्राय है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय से है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी में शुद्ध व्यंजनों की कुल संख्या कितने मानी? तो विकल्प सी 35। क्रम संख्या 60 है कि हिंदी का मानकीकरण नामक महत्वपूर्ण पुस्तक
केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कब प्रकाशित की गई? विकल्प 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1967। अगला प्रश्न है कि संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला के किन वर्णों को हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है? तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रम संख्या 62। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 343 विकल्प के राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्याकरणिक विशेषताओं के आधार पर ब वर्ण का सही वैशिष्ट समूह कौन सा है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। यह द्वयोष्ट भी है, स्पर्श भी है, अल्पप्राण है, घोष भी है और निमासिक भी है। विकल्प बी इसका। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से ख वर्ण का सही वैशिष्ट समूह पहचाने। तो स स्पर्श है, अघोष है, महाप्राण है, दंत। बी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि भ वर्ण की त्रियामी या चतुर्श्यामी विशेषता क्या है? तो भ स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है, ओष व्यंजन है। डी विकल्प राइट। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए टॉपिक, एक नया नहीं टॉपिक लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।